सुचित्रा त्रिपाठी और मैं हूं राजीव शर्मा। फटाफट खबरों के दौर पर आपको लिए चलते हैं खबरों के साथ। नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी आसाराम को लगातार दूसरी रात जेल में बितानी पड़ी। आसाराम की जमानत याचिका पर अब जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। कल आसाराम के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था, आज सरकारी वकील जिरह करेंगे। आसाराम के सेवादार शिवा को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट में शिवा के वकीलों ने पुलिस पर उसे गैर कानूनी तरीके से कस्टडी में रखने का आरोप लगाया है। शिवा ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। शिवा पर आरोप है कि इसी ने पीड़ित लड़की को आसाराम की कुटिया तक पहुंचाया था। उधर जोधपुर पुलिस अब आसाराम की चेली शिल्पी की खोज में जुट गई है। मामले की तीसरी आरोपी शिल्पी अब भी फरार है। जोधपुर पुलिस का मानना है कि अगर शिल्पी मिल गई तो इस मामले के राज से पर्दा उठ सकेगा। आसाराम की छिंदवाड़ा गुरुकुल की फरार वार्डन शिल्पी की गिरफ्तारी को लेकर जोधपुर पुलिस ने एक टीम बनाई है। शिल्पी से पुलिस एक बार पूछताछ भी कर चुकी है और 29 अगस्त को जोधपुर पुलिस ने बुलाया भी था, लेकिन उसके बाद से वो फरार है। आसाराम मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन आरोपों को गलत बता दिया है कि मामले में किसी तरह का पक्षपात किया गया। अशोक गहलोत ने कहा कि यह कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला देता है। अपना काम करेगा और सरकार का हस्तक्षेप जब खुद मीडिया कहता है कि सीबीआई में हस्तक्षेप हो रहा है या जांच में हस्तक्षेप हो रहा है, एक तो मीडिया हमें ही कहता है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं है, पुलिस अपना काम करे और तफ्तीश में अगर दोषी पाए जाए तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आसाराम पर एक और आफत आई है। गुजरात सरकार ने आसाराम के सभी आश्रमों का ब्यौरा मांगा है। राज्य के सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वो आसाराम की संपत्ति को लेकर जानकारी दें। उधर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गुजरात में आसाराम के गैर कानूनी आश्रमों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सूरत के जिला कलेक्टर ने आसाराम के एक आश्रम पर 18 करोड़ 57 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से बने आश्रम का आसाराम ने 1996 से 2010 तक का किराया नहीं चुकाया है। अहमदाबाद में भी आसाराम पर प्रशासन की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। यहां आसाराम के बेटे नारायण साई के 70 हेक्टेयर जमीन पर सरकारी कब्जे का आदेश दिया गया है। 2008 में नारायण साई पर फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जे के आरोप लगे थे। जांच में आरोप सही भी साबित हुए। योग गुरु बाबा रामदेव आसाराम पर खुलकर कुछ बोलने से बचते दिखे। हालांकि उन्होंने नसीहत दी कि संतों को महिलाओं और बच्चियों के साथ एकांत में मिलने से बचना चाहिए। आसाराम की गिरफ्तारी के विरोध में जम्मू में उनके समर्थकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भगवती नगर स्थित आश्रम में आसाराम के समर्थकों ने भूख हड़ताल शुरू की। ये लोग आसाराम की गिरफ्तारी को साजिश बता रहे हैं। आसाराम के समर्थन में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनके सैकड़ों समर्थकों ने रैली निकाली। ये लोग रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और उनकी योजना ट्रेन रोकने की थी, लेकिन आरपीएफ ने मंशा पर पानी फेर दिया। आसाराम की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार की राजधानी पटना में भी उनके समर्थकों ने मोर्चा खोला। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने रैली निकाली और आसाराम को छोड़ने की मांग की। जम्मू में आसाराम के समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर उतर आए, ट्रेन रोककर जमकर नारेबाजी की। इलाहाबाद में आसाराम के समर्थकों ने धरना और उपवास शुरू कर दिया। आसाराम के समर्थक उन्हें जेल भेजे जाने से नाराज हैं। समर्थकों का कहना है कि आसाराम को साजिश के तहत फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती मामले पर सुनवाई के दौरान एक बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी पर दिखाया जा रहा है कि एक आरोपी की सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले लगे हुए हैं, जिसे देखकर हैरत होती है। माना जा रहा है कि यह टिप्पणी आसाराम के लिए की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जिस शख्स ने इतना जघन्य अपराध किया हो उसको ऐसी सुरक्षा दिए जाने से हैरानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मगुरुओं पर भी टिप्पणी की। अदालत ने यह कहा कि कई लोग धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों को सम्मोहित भी कर लेते हैं। गुजरात में हुए सोहाबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस में जेल में बंद आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा ने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया है। वंजारा ने जेल से ही इस्तीफा दिया। इस्तीफे के लिए सरकार को लिखे 10 पेज की चिट्ठी में वंजारा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। 10 पन्नों की चिट्ठी में वंजारा ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि सरकार केवल सीबीआई से अपनी खाल बचाने के लिए एनकाउंटर का इस्तेमाल करती है। सरकार का पूरा जोर किसी न किसी तरह अमित शाह को बचाने पर लगा हुआ है, लेकिन अफसरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।
बंजारा ने लिखा कि गुजरात में एनकाउंटर केस को जिंदा रखकर पिछले 12 सालों से राज्य सरकार ने खूब राजनीतिक मुनाफा कमाया, जबकि जेल में कैद पुलिस अफसरों के मुद्दे पर वो ठंडी पड़ जाती है। बंजारा के मुताबिक सरकार अधिकारियों को न बचाए बात समझ में आती है, लेकिन जिन अधिकारियों को जमानत मिली थी उस जमानत को भी सरकार ने रद्द करवा दिया। बंजारा ने लिखा कि मैं इतने साल चुप रहा क्योंकि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं भगवान की तरह मानता था। हालांकि अब मेरा भरोसा उठ चुका है। हमने वही किया जो सरकार की पॉलिसी थी, लेकिन सरकार ने हमारा साथ छोड़ दिया। अमित शाह को बचाने के लिए राम जेठमलानी जैसे बड़े वकील की नियुक्ति हुई, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया। बंजारा की चिट्ठी को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माकन ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गुजरात में जो भ्रम पैदा किया था वो इस चिट्ठी से टूट गया। बंजारा की चिट्ठी के बहाने माकन ने पूछा कि मोदी बताएं कि गुजरात में क्यों और कैसे पुलिस का दुरुपयोग हुआ। वहीं गुजरात के चर्चित तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में एक स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा है। आरोप है कि प्रजापति की मां से बीजेपी के नेताओं के कहने पर सादे वकालतनामे पर दस्तखत लिए गए। प्रजापति सोहराबुद्दीन का सहयोगी था और बाद में उसका भी एनकाउंटर हो गया था। स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी के एक नेता भूपेंद्र यादव दिख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि साजिश में बीजेपी नेता भूपेंद्र के अलावा प्रकाश जावड़ेकर और रामलाल भी शामिल थे। प्रजापति एनकाउंटर केस पर स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को बीजेपी ने कांग्रेस की साजिश बताया है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गलत सीडी के बहाने कांग्रेस सियासत कर रही है। नरेंद्र मोदी और गुजरात की राज्यपाल में एक बार फिर ठन गई है। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने लोकायुक्त आयोग बिल को सरकार को बगैर मंजूरी के लौटा दिया। इसी साल अप्रैल में विधानसभा से पास कर बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था। दरअसल बिल में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की नियुक्ति में बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है। बताया जाता है इसी पर राज्यपाल को आपत्ति है और उन्होंने इसे मंजूर किए बगैर राज्य सरकार को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है। गुजरात लोकायुक्त बिल विवाद पर बीजेपी ने कहा है कि राज्यपाल कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रही हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि ये बीजेपी का दोहरा मापदंड है। इस मामले में जेडीयू ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि लोकपाल बिल पर बड़ी बड़ी बातें कहने वाली बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। कोयला घोटाले से जुड़े गायब फाइलों को लेकर प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए बयान पर बीजेपी ने जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी ने पीएम के बयान पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। इसी हो हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा और लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई को अधिकतर फाइलें दी जा चुकी हैं और सरकार कुछ भी नहीं छुपा रही। The government is making all efforts to locate the papers requisitioned by the CBI, and at this stage, it would be premature to say that some papers are indeed missing. Let me assure this August House that the government has nothing to hide. घोटाले के फाइलों पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बयान के बाद जमकर बवाल हुआ। बीजेपी ने हंगामा शुरू किया तो केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ललकारने लगे। इस दौरान रविशंकर प्रसाद और सिब्बल के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। इससे पहले विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी फटकार सरकार को लगी है। उन्होंने 2 टिप्पणियां की। एक तो ये कहा कि अगर फाइलें गायब हो गई तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, और दूसरी टिप्पणी तो उससे भी भयंकर थी। उन्होंने कहा ये फाइलें गायब हुई हैं या ये कवर ऑपरेशन है। इस बीच कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी और फाइलों की मांग की है। सीबीआई ने इस बाबत अटॉर्नी जनरल को एक लिस्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। संसद में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विपक्ष को साधने की कोशिश की। मंगलवार देर शाम अपने घर पर मनमोहन ने बीजेपी नेताओं को बुलाकर सदन में चल रहे हंगामे को खत्म करने की अपील की। मीटिंग में लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज के अलावा अरुण जेटली भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री से मीटिंग के दौरान बीजेपी नेताओं ने सदन की कार्रवाई को लेकर कोई ठोस भरोसा नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयकों को पास कराने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा।
तो जवाब में बीजेपी नेताओं ने कहा कि कोई भी फैसला अपने सीनियर सांसदों से बातचीत के बाद ही करेंगे। भूमि अधिग्रहण बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उच्च सदन में आज ही इस बिल पर चर्चा और वोटिंग भी हो सकती है। लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका है। कोर्ट से 2 साल की सजा पा चुके सांसद और विधायक की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट आज केंद्र सरकार और हरियाणा स्वतंत्र पार्टी की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसी साल 10 जुलाई को अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा होगी तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। साथ ही आदेश में कहा गया था कि जेल में रहकर कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। 2G घोटाले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। जज ने साफ कर दिया है कि केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या फिर 2G स्पेशल कोर्ट में ही होगी। अब यह जरूरी नहीं होगा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त या फिर राज्यों के सूचना आयुक्त रिटायर्ड या मौजूदा जज ही हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ही फैसले को वापस ले लिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें इमामों को 2,000 रुपए भत्ता और मुअज्जिनों को यानी अजान देने वालों के लिए 1,000 रुपए भत्ता देने की बात कही गई थी। काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में गवाही दी गई। मामले के मुख्य गवाह पूनम चंद को हिरण शिकार मामले का चश्मदीद बताया जाता है। लखनऊ के सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जियाउल हक मर्डर केस में जुड़े दस्तावेज उनकी पत्नी परवीन आजाद को मुहैया करा दिए हैं। रघुराम गोविंद राजन आज भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर का पद संभालेंगे। राजन डी सुब्बा राव की जगह लेंगे। यासिन भटकल को दबोचने के बाद जांच एजेंसियों ने दूसरे आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। सूरत शहर में जगह जगह इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के पोस्टर चिपकाए गए हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के केरनी और शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर जोरदार फायरिंग की। भारत के साथ बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज अशरफ कयानी ने एलओसी का दौरा किया। जम्मू का एक परिवार पिछले 9 दिनों से अपने बेटे के शव का इंतजार कर रहा है। सांबा इलाके के रहने वाले सुरजीत सिंह की इंग्लैंड में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। सरकारी फंड के दुरुपयोग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला और उनके इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के विधायकों पार्षदों ने उपराज्यपाल के घर जाकर प्रदर्शन किया और सीएम के खिलाफ ज्ञापन दिया। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने जिन कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया था उनमें रह रहे लोगों को 10 सितंबर से सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी ने शीला को पटखनी देने की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली बीजेपी की पहली बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर केस दर्ज करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट की शरण ली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए जिसको कांग्रेस का टिकट चाहिए उससे पहले 5 पन्नों का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। राहुल गांधी ने कैंडिडेट चुनने के लिए ये नया तरीका इजाद किया है। गुड़गांव टोल प्लाजा के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे केंद्रीय मंत्रालय और हरियाणा सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखें। राजस्थान के कद्दावर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने गांधीनगर पहुंचकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राजे ने इस मुलाकात को शिष्टाचार बताया। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को जयपुर में एक रैली संबोधित करेंगे। बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा की समाप्ति पर जयपुर में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मोदी को खास तौर पर बुलाया गया है। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध के प्रभावित किसानों का जल सत्याग्रह जारी है। खंडवा में इन किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। गाजियाबाद के कौशाम्बी में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने आनंद विहार के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पानी की किल्लत से जूझ रही महिलाएं बीच सड़क पर धरना देकर बैठ गई। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। दरअसल कौशाम्बी में दिल्ली पुलिस की तरफ से अलॉट अपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस के जवानों के परिवार रहते हैं। कई दिनों से ये लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं।
मुंबई में फोटो पत्रकार से गैंगरेप केस में गिरफ्तार 5 लोगों में से 3 लोगों ने शक्ति मिल में एक और लड़की से सामूहिक बलात्कार किया था। गैंगरेप की यह वारदात 19 साल की लड़की के साथ 31 अगस्त को हुई थी। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में 11 साल की एक बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उससे जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से रेप का मामला सामने आया है। एक लड़की ने गुड़गांव में पुलिस के पास रेप की शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले की जांच जारी है। लड़की के मुताबिक दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में उसके साथ रेप किया गया। लड़की ने बताया कि रोहित हांडा नाम का एक बिजनेसमैन नौकरी का झांसा देकर उसे होटल में ले गया। यहां नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया गया। पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक नाबालिग के साथ उसके सौतेले पिता ने रेप की कोशिश की। पीड़ित बच्ची के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक महिला बीते 10 दिनों से अपने 2 बच्चों के साथ घर के बाहर धरने पर बैठी है। ससुराल वालों ने उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। लखनऊ में एक महिला पुलिसकर्मी ने दारोगा पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। अलीगंज थाने में तैनात इस महिला पुलिसकर्मी ने थाने के दारोगा से परेशान होकर सुरक्षा के लिए विमेन पावर लाइन का दरवाजा खटखटाया है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवक ने एक तरफा प्यार में एक लड़की पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर बुरी तरह पीटा। यूपी के बुलंदशहर में एक ही परिवार के 5 लोगों पर तेजाब से हमला हुआ है, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है परिवार की एक लड़की से छेड़खानी के मामले में जेल गए और फिर छूटकर आए आरोपियों ने इस हमले को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के नासिक में एक निजी कंपनी के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्रा ने रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। नीतीश के एक मंत्री इन दिनों बंगले के लिए हायतौबा मचाए हुए हैं। बिहार के भू राजस्व मंत्री रमई राम ने धमकी दी है कि अगर उन्हें मन मुताबिक बंगला नहीं मिला तो वो रोड पर रहने लगेंगे। कानपुर में चोरी करते पकड़े जाने पर पिटाई के डर से एक युवक पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गया, लेकिन भीड़ ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा और सीढ़ियों के सहारे तार पर चढ़कर युवक की जमकर पिटाई की। दरअसल चोरी करता ये युवक जब पकड़ा गया तो भागकर हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गया। जब इसे पकड़ने की कोशिश की जाती तो ये कूदने की धमकी देने लगता। गुस्साए लोगों ने पहले बिजली कटवाई और फिर तार पर चढ़कर युवक की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई से सटे नाला सोपारा में घर पर धावा बोलकर बदमाशों ने 5 तोले सोना और 8 तोले चांदी लूट ली। बदमाश घर में घुसे और लूटपाट का विरोध करने पर मालकिन और उसकी बेटी की पिटाई भी की। नागपुर में शिवसेना ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। शहर की लोकमत बिल्डिंग में आयुर्वेदिक मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। खबर देने के बाद पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो शिव सैनिकों ने पार्लर पर छापा मारा। दिल्ली के महरौली इलाके के एक छात्र की मौत पर जमकर बवाल हुआ। छात्रों ने सड़क पर पत्थरबाजी और डीटीसी बस में जमकर तोड़फोड़ की। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की। जाफराबाद इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने साइड न मिलने पर एक कार पर गोलियां बरसाई। इसके बाद बदमाशों ने एक बाइक सवार पर फायरिंग की, जिसे घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में कॉलेज की एक लाइब्रेरियन को कॉलेज मालिक के बेटे ने गोली मार दी। यूपी के फैजाबाद में पुलिस ने सोमवार को अगवा हुए 1.5 साल के बच्चे को सकुशल छुड़ाने के साथ ही 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में टीचर की प्रताड़ना और साथियों की फप्तियों से तंग आकर एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की है। लखनऊ में दिन दहाड़े एक लड़की का अपहरण हो गया। मामला सदातगंज थाना इलाके का है। 8वीं में पढ़ने वाली इस लड़की स्कूल जा रही थी। लड़की समराही पुलिस चौकी के पास पहुंची, तभी 2 बाइक सवार आए और उसे जबरन उठा ले गए। अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दिल्ली एनसीआर से सटे हापुड़ में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। बाप बेटे के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक कर्मचारी की जान चली गई। बिजली विभाग के 2 कर्मचारी ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहे थे। इसी बीच किसी ने नौबस्ता सब स्टेशन से पावर सप्लाई ऑन कर दी।
यूपी के चंदौली में गंगा में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। यहाँ के 112 गांव महीने भर से बाढ़ के पानी में डूबे हैं। पटना में हुई भारी बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। कई इलाकों में हुए जलजमाव के चलते ऑफिस जाने वालों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। पटना में बाढ़ पीड़ितों के लिए आई राहत सामग्री में धांधली से गुस्सा आए लोगों ने जमकर हंगामा किया और NH30 पर जाम लगाया। केले के लिए मशहूर बिहार के हाजीपुर में बाढ़ के कहर से हजारों एकड़ में लगी केले की फसल तबाह हो चुकी है। बिना तैयार हुई बाकी फसल को अब जल्दी जल्दी काटकर औने पौने दामों पर लोग बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के हुकुमगढ़ के गांव के लोगों पर मुसीबतों का कहर टूट पड़ा है। यहाँ लगातार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सैकड़ों लोगों के घर और फसल तबाह हो गई। बात खेल की। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2011 में जिताने वाले कोच गैरी कर्स्टन अब IPL की दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी पर आजीवन बैन लगाने की तैयारी चल रही है। 25 सितंबर को चेन्नई में होने वाली BCCI की बैठक में इस पर मोहर लग सकती है।